नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद में इस बार हम बात करेंगे पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, जिनके हस्ताक्षर से कश्मीर का विलय भारत में हुआ, महाराजा हरि सिंह, उनके सुपुत्र डॉक्टर करण सिंह जी से। करण सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो एक ऐसा क्षण कहें कि भारत का जो संविधान है उसे अपनाने की 75वीं जो यात्रा है, जी हाँ, उस पर एक लंबी चर्चा संसद में हुई और आपके सार्वजनिक जीवन की जो यात्रा है उसने भी 75 साल पूर्ण की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतिहास को बनाया भी है और बनते हुए देखा भी है। भारत की जो संवैधानिक लोकतांत्रिक यात्रा है, इसे आप कैसे देखते हैं? यात्रा बड़ी अद्भुत हुई है। मैंने सारे चुनाव देखे। 1953 में पहली बार चुनाव हुए थे, जब जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे। वहाँ से लेके नरेंद्र भाई मोदी तक जितने चुनाव हुए और जितने प्रधानमंत्री हुए, सबसे मेरी मुलाकात हुई, सबको मैं जानता हूँ। तो मैंने सारी भारतीय संविधान को कार्यान्वित हुए देखा। जब बन रहा था तब भी, जब मैं बड़ा हो रहा था तब बन रहा था, क्योंकि संविधान तो 1950 में बना। उस वक्त तक मैं 49 में बन गया था रीजेंट। तो मैंने सब देखा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप, अध्यक्षता में जो सारा काम चल रहा था, और संविधान सभा में बड़ी ज़बरदस्त बहस हुई। लोग नहीं समझते इस बात को जी। वो समझते हैं कि ऐसे ही ऐसा नहीं लिखा गया। एक सत्तर के ऊपर बहसें होती रही अंत तक। तो वो सारा संभालना डॉक्टर अम्बेडकर का कारण था और बाबू राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे उस वक्त। तो वो सारा बना 1950 में। तो मुझे याद है 1950 में जब वो ये सारा कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद तो फिर चुनाव हो गए 53 में। तो इतनी देर में मैंने देखा, मैं 40 वर्ष रहा हूँ संसद में, 4 बार लोकसभा में, 4 बार राज्यसभा में, और दोनों पक्ष की ओर भी विपक्ष की ओर भी, दोनों हाउस में। तो मैंने सारा देखा। तो बड़ा अद्भुत है हमारा संविधान जो हम चल रहे हैं 75 वर्ष एक प्रजातांत्रिक पद्धति में। यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत सारे देश जो उपनिवेशवाद के बाद निकले, उनकी प्रजातंत्र 2, 4, 10 साल चली, फिर ठप हो गई। हमारी चल रही है, जोरों से चल रही है। और इसका मुझे लगता है कि एक श्रेय जाना चाहिए जो भी नेता हमारे हुए हैं, जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी ओर से देश को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया है। जी, जब हम बात संविधान की करते हैं तो कई ऐसे पहलू भी उभर के सामने आते हैं, और मैं ये भी जानना आपसे चाहूँगा, क्योंकि आप महाराजा के सुपुत्र रहे, लेकिन आपने महाराजा अपने नाम के साथ लगाया नहीं। इसकी क्या कहानी है? इसकी क्या दास्तान रही? इसकी दास्तान ऐसी है मनोज जी कि जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ 1961 में, तो मुझे पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ गया रिकग्नाइजिंग मी एज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने उसी दिन, जिस दिन वो पत्र आया था, मैंने कहा कि ऐसा पत्र आया है, लेकिन मैं महाराजा का टाइटल यूज़ नहीं करूँगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो मैं प्रजातंत्र में था उस वक्त, तो मैं इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में था जी। और दूसरा, उसी समय 1 महीने के बाद मेरी डॉक्टरेट आ गई थी। तो मैंने कहा देखिए, मैं डॉक्टर करण सिंह पसंद करता इसलिए कि डॉक्टर, महाराजा तो मैंने कोई बहादुरी नहीं की, मैं उस जन्म लिया वहाँ तो बन गया, लेकिन डॉक्टर के लिए मैंने बहुत मेहनत की। इसलिए जिस कार्य के लिए मैंने मेहनत की, मुझे वो उपाधि पसंद है, न कि वो जो अपने कर्मों के जन्म के मुताबिक मिली जी। ये है कारण उसका। इसलिए मैंने हमेशा डॉक्टर करण सिंह कहा, कभी महाराजा का प्रयोग नहीं किया जी। आपकी एक लंबी संसदीय यात्रा रही है डॉक्टर करण सिंह जी, लेकिन आपने सार्वजनिक जीवन में, अगर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूं, उस दिशा में भी आपने काफ़ी काम किया। आपने पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी काम किया, और आपने जो कश्मीरी भाषा है, डोगरी की अगर मैं बात करूं,
संस्कृति की बात की जाए, उसके संरक्षण के लिए भी आपने कार्य किया। इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं अपने जीवन में? देखिए, संस्कृति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मनोज जी। राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जिनकी सारी शक्ति और सारी जो चेतना है वो राजनीति में जाए। मैं राजनीति भी करता रहा, उसके साथ साथ अपना जो संस्कृति है, नृत्य है, गाना है, भाषाएं हैं, इतिहास है, उसकी तरफ भी मेरा बड़ा ध्यान रहा। 12 वर्ष में अध्यक्ष रहा ज्ञानपीठ अवार्ड का, तो उस संबंध में बहुत सारे देश के जितने बड़े बड़े लेखक थे सबसे भेंट हुई। फिर ICCR का अध्यक्ष रहा, वो भी सांस्कृतिक केंद्र हमने दुनिया में 40 खोले। तो इसलिए संस्कृति की ओर मेरा ध्यान बहुत जाता है, अब भी है। संगीत तो मुझे बहुत प्रिय है, मैं भी हफ्ते के एक बार रियाज करता हूँ। जी, रियाज तो कुछ आप ऐसा कश्मीरी कोई ऐसा भजन, कोई गीत नहीं, कश्मीरी जो आपको याद आता हो? कश्मीरी मेरी मातृभाषा नहीं है मनोज जी, क्षमा करें जी। मेरी मातृभाषा डोगरी है। हाँ, तो डोगरी में में नहीं, इस समय वो संगीत का कार्यक्रम नहीं है ये जी। कोई संगीत का कार्यक्रम आप करेंगे तो मैं बताऊंगा। हमारी राज्य में कश्मीर की, देखिए एक बात याद रखिए, जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो 1846 में बना, जब महाराजा गुलाब सिंह ने संधि की अंग्रेज़ों के साथ। जी। उससे पहले जम्मू कश्मीर रियासत नहीं थी। कश्मीर की तो बड़ी पुराना इतिहास है, वो राज तरंगिनी ऋषि मुनियों से लेके फिर बौद्ध का समय आया, फिर उसके बाद फिर शैव का हुआ, फिर सूफी आए इत्यादि, वो तो बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो बनी 1946 में, जिसमें 4 विभक्त भाग थे। लोगों को समझना चाहिए जी। एक तो जम्मू का क्षेत्र था, एक कश्मीर की वादी थी प्रसिद्ध, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख करगिल, लेह करगिल, ये 4 अलग अलग हिस्से थे। और बल्तिस्तान और लद्दाख को तो डोगरा फौज ने फतेह किया था। जी मनोज जी, एक बात मैं कह दूं, मौका मिल रहा है जी। हमें कभी क्रेडिट नहीं मिला डोगरास को। हमने भारतवर्ष की सरहदों को कितना बढ़ाया। बड़े बड़े योद्धा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, वे बड़े बड़े, वो भारतवर्ष के अंदर लड़ते रहे। हमारी ही ऐसी एक, मैं दावे से कह सकता हूँ, कम्युनिटी है जिसने बड़ी कुर्बानी के साथ इतनी बड़ी पहाड़ों पे चढ़ाई की, जहाँ आज भी गैस मास्क के बगैर जाना संभव नहीं होता। और हिमाचल और जम्मू के जो डोगरा सोल्जर्स थे, उन्होंने वो फतेह किया। तो वो सारी रियासत बना के एक रियासत तब बनी। कहाँ तक थी वो रियासत? जी, रियासत जो जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं आज, अगर हम इतिहास की बात करें, जो आपने कहा कि बड़ी दूर तक हमारी रियासत थी, कितना विस्तार था उस रियासत का, कहाँ तक? 84,000 मुरब्बा मील। जी। उन दिनों में मील होते थे, किलोमीटर नहीं, तो आप हिसाब लगा दीजिए, 84,000 स्क्वायर माइल्स। जी। लार्जेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। जितने राज्य थे, 42,000 हैदराबाद थी, 84,000 हमारे थे। तो एरिया में जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी रियासत थी। जी। इसमें क्या हम कह सकते हैं, आज जो पाकिस्तान के हिस्से में जो कब्जा जिस पे पाकिस्तान ने कर रखा है, उससे या उससे आगे कहाँ तक? नहीं, ऐसा है कि जब सीज़ फायर हुई, यूनाइटेड नेशन ने सीज़ फायर करवाई 1 जनवरी 1949 में। जी। उस वक्त जहाँ तक फौजें जहाँ पहुँची हुई थी, वहाँ तक फ्रीज हो गई सिचुएशन। तो उस तरफ जो रह गया, 2 हिस्से रह गए। एक तो गिलगित बल्तिस्तान उनके कब्ज़े में रह गया, और एक POK जिसे वो कहते हैं, मुजफ्फराबाद मीरपुर, जो पंजाबी मुस्लिम स्ट्रिप है, वो रह गई। वो 2 स्ट्रिप उनके पास रह गए। और 3 हिस्से कश्मीर, लद्दाख और जम्मू हमारे पास रह गए। तो वो एरिया भी हमारी रियासत के हिस्सा थे। पिताजी ने जिस रियासत के लिए हस्ताक्षर किए, वो तो सारी रियासत के लिए किए। जी। उनमें वो भी शामिल हैं, बल्टिस्तान, गिलगिस्तान, जिसको बल्तिस्तान पाकिस्तान ने और जी। POK, वो भी शामिल हैं उनमें। और फिर अक्साई चीन ले लिया, चीन ने इस तरफ से। तो काफ़ी हमारा आधी ज़मीन तो चली गई। जी। चूंकि बात आपने इस समय POK की हो गई, तो मैं इसको पूर्ण कर देता हूं, और इस बात को भी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि संसद का संकल्प है
कि जिस हिस्से पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है उसे भारत एक एक इंच वापस लेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने बार बार इस बात को सदन के भीतर भी और बाहर भी इस बात को कहा है कि हम एक एक इंच अपनी वापस लेंगे। इस मुद्दे पर आप कैसे देखते हैं और क्या कहना है? नहीं, मुझे कहना ये है कि बड़ी प्रसन्नता होगी अगर ऐसा कर सकें, लेकिन बिना युद्ध के ऐसे होने वाला नहीं, ये भी मैं संकेत दे दूं। क्योंकि ऐसे अगर बिना युद्ध के हो जाए कोई समझी और वो सब वापस आ जाए हमारे साथ, तो उससे बढ़कर क्या होगा। लेकिन जो परिस्थितियां मैंने देखी हैं 75 वर्ष में, बिना युद्ध के ऐसे नहीं होगा। और युद्ध के जो परिणाम होंगे वो आप स्वयं सोच लीजिए। जी, जब हम ये बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अगर युद्ध होगी तो कहाँ तक सीमित रहेगी, कहाँ तक बढ़ेगी। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो जो भी बात करनी होगी हमें सारा परिप्रेक्ष्य में करना है। जी, अगर बात संवैधानिक दृष्टि की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर कई तरह की, मैं कहूँगा, सवालात उठते हैं। अलग अलग दास्तां भी सामने उभर के आती हैं, किस्से कहानियां भी सुनने को मिलते हैं, क्योंकि आपने संविधान को बनते देखा है और जिया भी है। एक तरह से मैं कहूँगा कश्मीर के मामले में कुछ आप हिस्सा मैंने भी... जम्मू कश्मीर का संविधान का कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मैंने बनाई। जी, आप और हिस्सा मेरे रहे हैं। हस्ताक्षर से वो कानून बनी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की भी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती थी, लोग भूल गए हैं, मेरे हस्ताक्षर से बनी। तो मैं तो सारा मैंने वो देखी डेवलपमेंट, धीरे 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 धीरे। अब तो खैर ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया। जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं, क्योंकि कई सवाल उठते हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं उन बातों को, देश जानना चाहता उस बात को भी, कि जब सरदार पटेल जी ने भारत की तमाम रियासतों का विलय भारत में हो गया, ऐसे क्या मजबूरी थी कि कश्मीर के विलय के समय शर्तें रख दी गईं? शेख साहब को लेके, शेख साहब की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि नहीं, वो तो लंबी बात, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए थे, वहाँ जाने की हमें ज़रूरत थी नहीं। जवाहरलाल जी तो हमारे मेंटोर हैं, हमारे गुरु रहे हैं, लेकिन इस बात में मैं भी कहना पड़ता है मुझे कि यूनाइटेड नेशन जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक दफ़ा हम यूनाइटेड नेशन में गए तो वहाँ फंस गए। वो कारण था कि बाकी राज्यों के साथ विलय नहीं हो सका, क्योंकि वो तो यूनाइटेड नेशन में डिबेट चल रही थी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। उसी से तो सारे प्लेबिसाइट की बात निकली कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। नहीं हुआ वो बात और है, लेकिन हम उसमें भिड़ गए। जी, आप मानते हैं नेहरू जी की गलती थी? मुझे लगता है कि मैं ये कहूँगा कि जाने की आवश्यकता नहीं थी, मैं इस प्रकार से। जी, मैं आपसे शेख साहब को लेकर भी, उनकी भूमिका को लेकर भी, और नेहरू जी के वो साथ भी इसी के साथ बंधा हुआ है मामला। जी, क्योंकि प्लेबिसाइट की बात चल रही थी। जी, प्लेबिसाइट कौन जीतने वाला था हमारे लिए? शेख अब्दुल्ला। कश्मीरी मुसलमानों के तो वही सबसे बड़ा नेता थे ना, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़े नेता कश्मीरी मुसलमानों के शेख अब्दुल्ला थे। जी, प्रभावशाली नेता थे, प्रभावशाली वक्ता थे कश्मीरी में, उर्दू में, बड़े लंबे चौड़े 6.5 फुट, आपने तो देखे नहीं, लेकिन उनका बड़ा प्रभाव था। तो वो नेता थे, उन्होंने जीतना था हमारे लिए प्लेबिसाइट। तो जब उन्होंने प्लेबिसाइट जीतना था तब उनकी बात माननी पड़ती थी जवाहरलाल जी को। उन्होंने ही कहा, दुखद बात है, उन्होंने ही कहा कि जब तक महाराजा हरि सिंह राज्य में है मैं प्लेबिसाइट नहीं जीत सकता। बताइए। जी, तभी सरदार पटेल ने उनको कहा, और ये भी कहा कि महाराजा हरि सिंह से ज़्यादा खतरनाक महारानी तारा देवी हैं, क्योंकि महाराजा तो बैठे रहते हैं अपने कोर्ट में, लेकिन महारानी कैंप में जाती हैं। क्योंकि माता जी मेरी जो थी वो राजकुमारी नहीं थी, वो गरीब छोटा सा गांव है कांगड़ा का, वहाँ के रहने वाली थी। उनको दर्द थी गरीबों के साथ, तो वो जाती थी, कपड़े लेके, दवाइयाँ लेके घूमती थी। शेख अब्दुल्ला ने कहा वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उन दोनों को जाना पड़ेगा। तब जाके दोनों, पिताजी भी चले गए, माताजी भी चले गए, और 20 जून 1949 को मुझे रीजेंट नियुक्त किया गया, और वही 20 जून पिछले साल 75 वर्ष पूरे हो गए। जी,
डॉक्टर करण सिंह जी, मैं बात शेख अब्दुल्ला जी की इसलिए करता हूं या समझना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि नेहरू जी ने उनको जिस तरह से पहले ताकत शक्ति देने की कोशिश की दिल्ली से, और जो आपने बताई बात कि महाराजा हरि सिंह जी और आपका जो अधिकार था, जो आपका हक था, और साथ में शेख अब्दुल्ला जी को फिर जेल भी भेजना पड़ा, नेहरू जी ने उनको जेल भी भेजा। ये क्या? देखिए, आपको मेरी आत्मकथा पढ़ने पड़ेगी मनोज जी, उसके बिना आपको समझ नहीं आ सकती इस बात की। बहुत लंबी बात है। संक्षेप में कहूँ तो शेख अब्दुल्ला का भी कुछ विचार में परिवर्तन आने लगे थे। किस तरह? जो दिल्ली एग्रीमेंट किया था उन्होंने, उनसे वो अलग होने की कोशिश कर रहे थे। और बहाना उन्होंने बनाया प्रजा परिषद एजिटेशन। प्रजा परिषद एजिटेशन हुई, फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई। ये अब सब बातें क्रमशः मेरी आत्मकथा में आपको मिलेगी जी। तो फिर अंत में उनको जेल मैंने ही भेजा। फिर अजीब बात तो ये है कि मुझे ही साइन करना पड़ा उनका एड्रेस, क्योंकि मैं तो सदर रियासत था, पंडित जी ने थोड़ी कुछ करना था दिल्ली से। तो आपके हस्ताक्षर से शेख अब्दुल्ला जी को जेल जाना पड़ा। एक मैं इतिहास की जब बात करता हूं कश्मीर के, या आम जनता की, आम भारतवासी की भावनाओं को देखता हूं, समझता हूं, तो एक परसेप्शन ये उभरता है कि क्या ये एक कश्मीर मुस्लिम सल्तनत थी, क्या था ये? क्योंकि एक ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है। आप डोगरा राजवंश के राजकुमार रहे, आप महाराजा हरि सिंह राजा थे। क्या इतिहास क्या है? देखिए, 100 साल डोगरा ने राज किया। 80% लोग जम्मू कश्मीर के मुसलमान थे, अब भी हैं। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए हम। दूसरी बात ये है कि 100 साल डोगरा राज रहा, हमारे परिवार का राज रहा, हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे मुसलमानों के साथ। शेख अब्दुल्ला ने ज़रूर एंटी डोगरा प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे थोड़ी तलखी शुरू हो गई थी, नहीं तो हमारा भला चंगा था। अब जब प्रजातंत्र आया तो प्रजातंत्र में बहुमत के हाथ का पावर तो जाएगी जाएगी। तो जब महाराजा हरि सिंह हटे तो शेख अब्दुल्ला के हाथ में पावर आ गई जी। उनके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद आ गए, उसके बाद ख्वाजा शमसुद्दीन आ गए, उसके बाद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक आ गए, उसके बाद कासिम साहब आ गए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला आ गए। अब प्रजातंत्र जहाँ होगा वहाँ तो बहुमत ही होंगे ना जी। तो मुस्लिम सल्तनत कहना तो गलत है, लेकिन थी तो हिंदू सल्तनत जब तक सल्तनत थी। लेकिन जब सल्तनत समाप्त हो गई तो उसके बाद तो अनिवार्य है। इतिहास, आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप अध्यात्म की दृष्टि से भी आपको लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आपने कश्मीर सहित भारत के तमाम मंदिरों को एक तरह से उनका संरक्षण किया है, उस हमारी ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण किया है। ऋषि कश्यप की बात होती है कश्मीर को लेकर, उस इतिहास की बात होती है। वो इतिहास को आपने वेदों में कैसे जाना है? देखो, जाना या समझा? इतिहास वेदों में नहीं मिलेगा जी, या ग्रंथों इतिहास तो मिलेगा पुराणों में। मैं तो उपनिषद का आदमी हूँ। मैं श्रुति के नीचे आता ही नहीं हूँ, मैं श्रुति तक पहुँचा ही नहीं हूँ। रामायण महाभारत पुराण वगैरह मुझे रुचि नहीं, मुझे रुचि उपनिषदों में है जी। ज्ञान वहाँ है, सर्वोच्च ज्ञान अगर हमारा है तो उपनिषदों में है। इसलिए ये जो सारी कथाएं आई हुई हैं राजतरंगिणी में, कल्हण ने लिखी हुई हैं। कश्यप मीर है इसलिए कश्मीर बन गया, और कश्यप आए कैसे आए, और बहुत सारी कहानियां हैं इसके बारे में कि ये बहुत बड़ा एक झील थी ये सारी वैली, और वहाँ जलदेव रहते थे, एक राक्षस, लोगों को बसने नहीं देते थे। तो सब लोगों ने फिर प्रार्थना की देवी से। तो देवी एक पक्षी होता है हरा, छोटा पक्षी के रूप में आई, एक पत्थर लेके छोटा सा, और ऊपर उन्होंने वो पत्थर फेंका, बढ़ता 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 वो हरी पर्वत बन गया। तो हरी पर्वत कहते हैं ना, हरी पर्वत नहीं है पिताजी का कोई ताल्लुक नहीं, हारी पर्वत है। हारी है वो पंछी जिसके नीचे फिर वो जल गया और फिर लोग बसने लगे। ये भी कहानियाँ हैं और बहुत सारी कहानियाँ। कश्मीरी इतिहास तो बहुत लंबा जी, लेकिन उससे हमारा कोई संबंध सीधा नहीं रहा है। हमारा तो 1946 के बाद डोगरा राज, और डोगरा राज के बाद प्रजातंत्र राज। जी।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतिहास की जो जिक्र किया कि आपका डोगरा राजवंश और उसके बाद प्रजातंत्र का राज देश में चला, लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो आज़ादी के बाद जिस तरह से 370 को लेकर, हालांकि इसके पीछे भी एक इतिहास अपना है, आपके राजवंश से भी जुड़ा वो इतिहास है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से 370 का दुरुपयोग हुआ, इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? एक बात मैं पहले तो भूल रहा हूँ पिताजी के बारे में। निज़ाम हैदराबाद ने भारतवर्ष के विरुद्ध लड़े, बाकायदा, आप जानते हैं ना, लड़े जी। हमला करना पड़ा आर्मी को, 1 लाख लोग मारे गए। उनको तो राज्य प्रमुख बनाया और पिताजी को रियासत के बाहर भेजा। ये किसने कहा? मैं कह रहा हूँ बात जी। किसने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ ये बात। खैर उसको छोड़िए। अब आपने जो 370 का चक्कर लाया ना, ये संवैधानिक मामला है। जब ये केस चल रहा था यूनाइटेड नेशंस में, इसलिए कश्मीर को उस समय विलय नहीं किया जा सकता था, इसलिए कश्मीर का प्रतिनिधित्व हो सेंटर में और भारतवर्ष के साथ कोई संबंध बने, तब 370 बना। डोगरा राजवंश एक लंबे समय शासन किया, बाद में आते आते एक ऐसा लगने लगा जैसे इस्लाम के नाम पर जो पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों, वो बड़ा दुर्भाग्य हुआ, वो बहुत ही दुर्भाग्य हुआ, क्योंकि वो कश्मीर की परंपरा के भी विरुद्ध था। क्योंकि कश्मीर की परंपरा रही है कि वहाँ पहले शैव प्रधान थे, फिर बौद्ध आ गए थे। कनिष्क ने बहुत बड़ा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में किया था। जिसके बाद फिर शैव उभरे, लल्लेश्वरी वगैरह। उसके बाद सूफ़ी आए। जम्मू कश्मीर में जो धर्म परिवर्तन हुआ वो अधिकतर सूफियों के माध्यम से हुआ, ऐसा नहीं हुआ जैसे तलवार के माध्यम से। सूफ़ी आए, 700 लोग लेके शाह हमदान आए ईरान से। तो वो परंपरा ऋषि जो थे, जो वो हम जैसे बचपन में हम या जवानी में जब हम जैसे अपने मंदिरों में जाते थे, वैसे मखदूम साहब भी हाज़िरी भरते थे, चिरार शरीफ भी हाज़िरी भरते थे, बाबा ऋषि भी हाज़िरी भरते। हमने कोई इम्तियाज़ नहीं किया कभी। वो भी उतने ही पूजनीय स्थान है जितने हमारे हैं जी। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो आतंकवाद आ गया, अतिवाद आ गया इस्लाम में, इसने तबाही कर दी। उसी के कारण ये सारा जो ढांचा कि जम्मू कश्मीर का सामाजिक बना हुआ था, सब अस्त व्यस्त हो गया। और कश्मीरी पंडित इतनी योग्य कम्युनिटी है मनोज जी, मैं क्या बता सकता हूँ आपको। पढ़े लिखे, योग्य, प्रशासक, सबके सब उनको निकलना पड़ा। मैं इत्तेफाक से इंडिया में था ही नहीं उस समय, मैं अमेरिका में एम्बेसडर था। बस मैं एम्बेसडर गया, वापस आया तो सब कश्मीरी पंडित निकल गए थे। जी। 370 की बात इसलिए भी होती है क्योंकि कहा जाता है कि जब तक 370 रही, भारत का संविधान पूर्ण रूप से वहाँ पर नहीं लगा, कानून लागू नहीं हो। वो क्या बात है? वो वही तो जो मैंने कहा जी। ये जो हमने जैसे लैंड रिफॉर्म्स किए थे, वो लैंड रिफॉर्म्स बड़े रेडिकल थे, तो वो नॉकडाउन हो जाते सुप्रीम कोर्ट से, तो नहीं होता। 370 टेम्पररी प्रोविज़न बनाया था ना 370, तो अब 370 गया तो छोड़िए अब उसको, अब उसमें क्यों धंसे हुए हैं? नहीं, आपसे जानना चाहते हैं जन साधारण से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अब आप कृपा करके तेन भुंजीता छोड़ दीजिए। अब भविष्य की बात कीजिए। उसमें जाएंगे तो बहुत लंबी चीज़ें निकलती हैं, बहुत इतिहास निकलता है, उसमें मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। आप मेरी किताबें पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। जी। अगर भविष्य की हम बात करें तो बात आपने पीओके की मुझे बताई दी कि बगैर युद्ध के पीओके वापस ले, जो मुझे मेरा ख्याल है, अगर ले लें तो वाह वाह, अगर ले लें तो वाह वाह। हमारी ज़मीन थी, हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी, हमें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरा अपना निजी विचार ये है, या निजी ये है कि बिना युद्ध के वो नहीं होगा, और युद्ध के परिणाम जो होंगे सो अफसोस। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम फैसले उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर लिए। उसमें 370 का भी है, और बात चाहे डोगरी भाषा या दूसरी भाषाएं हों। डोगरी भाषा तो पहले हो गई थी। जी। तमाम भाषाओं का कैसे प्रचार प्रसार हो, कैसे उनको संरक्षण मिले,
तमाम फैसले लिए हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भाषा की बात आपने की, क्योंकि कश्मीरी तो आरंभ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8वें शेड्यूल में थी। डोगरी हमने बड़ी जद्दोजहद के साथ 20 साल लग गए, डोगरी भी अब आ गई है, नंद भाई से पहले की बात है। तो अब 370 तो ख़त्म हो गया जी। चुनाव हो गए, बड़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और भारत सरकार ने बहुत अच्छे चुनाव करवाए। बहुत चुनाव में कोई हेरा फेरी जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं हुई, और उसका परिणाम मिला। 29 हिंदू सीटें बीजेपी ले गई और अधिकतर मुस्लिम सीटें ले गई नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बन गई। लेकिन आप ये मानते जो चुनाव हुए वो ईमानदारी के साथ? इस दफ़ा जो हुए वो ईमानदारी से। जी, क्योंकि इतिहास में एक वो चुनाव भी था जिसके बाद कहते हैं पुरानी बातें छोड़िए ना, जी। देश की बातें कर रहा हूँ। अभी जो हुए चुनाव उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी अब सरकार बनी हुई है। मतलब 370 हटने के बाद जो चुनाव हुए वो ईमानदारी के साथ हुए। आगे आप राज्य के भविष्य को लेकर क्या उम्मीद करते हैं? आगे देखिए, अब ये भारतवर्ष में विलीन हो गया है। अब जितनी चीज़ें हैं उसमें लाभ बहुत हुए। पहले लाखों लोग थे जिनको वोट नहीं मिलता था, क्योंकि वो सियालकोट से आए हुए थे रेफ्यूजी। जी। जो पीओके से आए उनको तो मिलता था, लेकिन सियालकोट वालों को ये मानते नहीं थे स्टेट सब्जेक्ट। तो वो ना नौकरी मिलती थी, ना वोट कर सकते थे वो। उनको वोट मिल गया। महिलाओं के साथ पहले ये था कि अगर वहाँ की लड़की बाहर शादी कर ले तो उसकी सारी संपत्ति ले जाते थे, छोड़नी पड़ती थी उसको। अब वो नहीं है। और गुजरों के लिए, बकरवालों के लिए, महाडियों के लिए कई चीज़ें बनी। तो ये तो अब नया संविधान बन गया है, एक तरह से भारतीय संविधान लगा पूरा। बाकी अब बहुत सारे कार्य हुए पिछले 5-6 साल में। बहुत सारे नए इंडस्ट्रीज़ बने, बहुत सारे गवर्नर बहुत एक्टिव रहे हैं और दावा किया उन्होंने कि मैंने बहुत नई चीज़ें शुरू की। लेकिन नई चीज़ शुरू तो हो जाती है, लेकिन उसको थोड़ी देर तो लगती है ना उसका परिणाम आगे आने में। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे और, क्योंकि हमने बात इतिहास की अपने की जम्मू कश्मीर को लेकर, एक पाकिस्तान की भूमिका, इसको आप कैसे देखते हैं? किसका? पाकिस्तान की जो भूमिका अब तक रही है, चाहे बात मैं आतंकवाद की कहूं या बात जम्मू कश्मीर के जो हिस्सा था उस पर अवैध कब्जे की कहूं, या अभी तक वहां के नौजवानों को गुमराह करने की बात की जाए, आप पाकिस्तान की नीयत को, पाकिस्तान की भूमिका को कैसे देखते? पाकिस्तान तो कश्मीर को चाहता है, सीधी बात है, कोई उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने। पहले हमला किया 1949 में जो हमला हुआ, जब पिताजी ने हस्ताक्षर किए उस वक्त हमला चल रहा था। वो युद्ध हो गया, उस युद्ध में भी वो कश्मीर को लेने को कामयाब नहीं हुए। एक हिस्सा ले लिया उन्होंने, कश्मीर रह गई। फिर उन्होंने 1962 में, आपको याद होगा, वो घुस बैठे थे, तब भी युद्ध हुआ, तब भी वो नहीं ले सके। फिर 1972 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ तब भी नहीं ले सके। तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है, कभी आतंकवादियों को भेज के कुछ के, कश्मीर उनको मिला नहीं। जी। कुछ जब तक नहीं मिलेगा वो चलते रहेंगे, या तो वो छोड़ दें कश्मीर का मोह, क्योंकि कश्मीर से उनको क्या लाभ हुआ है? आधा देश उनका टूट गया, अपना ही वहाँ उनके हालात जो है आप देख रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ। तो अगर अपने वही ध्यान दें और इस तरह छोड़ दें विचार तो बेहतर रहता। लेकिन अब उनको कौन समझाए? आपका तमाम एक लंबा जीवन रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर बात की जाए, उपनिषदों के अध्ययन की दृष्टि से बात की जाए, आप भारत की जब हम बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो आप भारत की यात्रा को आगे की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं? देखिए, 40 साल तो मैं संसद रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, 4 बार वहाँ, 4 बार वहाँ। भविष्य स्वर्णिम तो रहेगा भारतवर्ष का भविष्य, मुझे इस बात का विश्वास है। उपनिषद में सहनवतु सहनव भुनक्तु सहे वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। यानी हम सब इकट्ठा काम करें, इकट्ठा हम कामयाबी हों, माँ विद्विषावहे, नफरत नहीं हो एक दूसरे से। मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ, बाघों का संरक्षण
जी। जो बाघ संरक्षण के लिए आपने काम किया, जो हाँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण वो कैसे काम करा वो आपने? बड़ा क्या वो है? महत्वपूर्ण काम किया। मैं बताऊँ वो किस्सा। मुझे इंदिरा जी ने एक दिन कहा कि आप इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अध्यक्ष बन जाइए। महाराजा मैसूर अध्यक्ष थे, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं सकते थे। तो मैंने कहा ठीक है, बनूंगा। तो मैं बन गया। तो पहली मीटिंग में तो हमारी हलो हलो हुई सबके। दूसरी मीटिंग मैंने देखा राष्ट्रीय पशु शेर था, लायन था। आपको भी आश्चर्य होगा कि उस डेट तक लायन था। क्यों? जो हमारा स्तंभ है, जिसके ऊपर हमारा ये चक्र है, वो जी, सारनाथ वाला स्तंभ, शेर। तो मैंने कहा भाई शेर तो केवल गुजरात में मिलते, एक स्थान में, और टाइगर जो है वो सारे उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक फैले हुए हैं। तो हमने उस बोर्ड में रेजोल्यूशन पास किया, इंदिरा जी से प्रार्थना की कि आप कृपया इस राष्ट्रीय पशु को लायन से बदल के टाइगर बनाइए। उसके कारण उन्होंने हमारे कारण बनाया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी वजह से टाइगर बना राष्ट्रीय पशु। अब जब राष्ट्रीय पशु बन गया तो उसको सुरक्षा की भी कुछ करना था, तब प्रोजेक्ट टाइगर बना। तब हमने सारा काम शुरू किया। और एक विश्व में सबसे अगर कामयाब कोई रहा है ऐसा कार्यक्रम तो हमारा रहा। आज 3000 से ज़्यादा टाइगर हो गए, ख़त्म हो गए थे करीब करीब, क्योंकि वो राजा महाराजाओं को मारने की आदत, और जो गवर्नर आया उसको टाइगर मारना है, जो वाइस रॉय है उसको टाइगर मारना है, और टाइगर सफारी भी जितनी है लोग पैसा दे के। हमने कहा वो सब बंद करो, ख़त्म। बहुत मार लिया जो मारा। जी। तो एक तरीके से जो राजा महाराजाओं ने टाइगर मारे, मैंने उनका प्रायश्चित किया टाइगर को बचा के। आपने मंदिरों के संरक्षण के लिए भी जो आपका ट्रस्ट है उसने बड़ा काम किया है, वो क्या काम है कि आपका? मंदिर हमारा ट्रस्ट वास्तव में बहुत बड़ा ट्रस्ट है, धर्मा ट्रस्ट। महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब राज्य स्थापित किया उसी वक्त धर्मा ट्रस्ट को भी स्थापित किया, और हम मुकर्रर रहे। शेख अब्दुल्ला ने बड़ी कोशिश की उस ट्रस्ट को लेने की, लेकिन हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये हिंदू माइनॉरिटी स्टेट है हमारे यहाँ, हिंदू अल्पमत में है। तो वहाँ जो मंदिर हैं वो सरकार के हाथ में क्यों जाए। हम चला रहे हैं अभी तक भी, कोई 100 के करीब हम चला रहे हैं छोटे मोटे मंदिर, सारे जम्मू कश्मीर को मिला के। और सारे देश में भी मंदिर हमने, फिर नटराज का मंदिर बनाया जम्मू में, हमने पौंडीचेरी में बनाया नटराज का मंदिर, हमने अमेरिका में बनाया एक नटराज। मैं नटराज का भक्त हूँ जी। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान हे तत्विमर्शे शिवसूत्र जारम। ये ध्यान है नटराज का। तो नटराज की जो मूर्ति है शिव जी की नृत्य करने की, वो मुझे बड़ी आकर्षित लगती है, और मैं उनकी अनेक मंदिर बनाए। जी। एक आखिरी बात, आपकी बड़ी लंबी सार्वजनिक जीवन की यात्रा रही है। जाहिर तौर पे आपके जीवन में तमाम ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपको प्रभावित किया होगा, आपके जीवन को एक दिशा भी दी होगी। सबसे ज़्यादा आपको किसने प्रभावित किया? विद्या नीति में डॉक्टर राधाकृष्णन, क्या बोलते थे वो। जो मैं बोलता हूँ ना संस्कृत बीच में अंग्रेजी भाषण के, उन्हीं से सीखा है मैंने। तो वो ये देखिए, वो दो मेरे, मैं उनको गुरु मानता हूँ। दूसरे गुरु धार्मिक गुरु मेरे अलग रहे हैं, वो भी 4 हैं, लेकिन ये 2 गुरु एक प्रकार से सार्वजनिक जीवन में मेरे रहे। और उपनिषदों का आपने जो अध्ययन किया या उसके प्रति आपका जो लगाव है वो कहाँ से आया और कहाँ से प्रेरणा वो मिली? आरंभ डॉक्टर राधाकृष्णन ने ही किया था, और फिर स्वामी रंगनाथानंद होते थे यहाँ रामाकृष्ण मिशन में, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उपनिषद के बारे में। और जो मैं सीखता रहा तो स्पष्ट होता रहा कि हमारा वास्तव में अगर हमें हमारी विद्या है तो वो श्रुति में है। उपनिषद को श्रुति कहते हैं, बाकी तो स्मृति है, बाकी तो सुनी हुई बातें हैं। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे ये पुराण हो, मुझे उनमें कोई रुचि नहीं है। श्रुति जो है वो प्रमुख है। और हालांकि वो कहते हैं, आपने वो श्लोक भी सुना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, कि सारे उपनिषद गायें हैं, दुग्धा कृष्ण हैं
और अर्जुन दूध पी रहे हैं, गीता का अमृत। तो गीता है उन्हीं पे आधारित, लेकिन वास्तव में वो है उपनिषद। वैसे तो 108 कहते हैं, लेकिन 11 उपनिषद प्रमुख माने गए, 11-12 जी। उनके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी है, कुछ पढ़ा भी है जी। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है मुझे जितना लोग समझते हैं। जी नहीं, आपके जीवन के जो अलग अलग हैं, चाहे बात मैं राजनीति की करूं या संस्कृति की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के तो आपका पशु पक्षियों की बात की जाए, पशु पक्षी की बात की जाए या अध्यात्म की बात की जाए, वैदिक बात की जाए, आप ज्ञान है आपका, शंकर भगवान की कृपा रही है सुनना चाहता है। लेकिन कोई जीवन का ऐसा पक्ष जो आप चाहते हो वो अनछुआ रह गया है और शेयर करना चाहते हो आप हमसे? पक्ष कोई अनछुआ रहा नहीं जो मैं करना चाहता था, पद अनछुए रहे। जैसे 2006 में राष्ट्रपति का चल रहा था मेरा, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम का देहांत हुआ तो मेरा नाम चल रहा था। तो उसकी भी कहानी है एक लंबी। क्या कहानी है संक्षेप में? उसकी कहानी क्या है कि सोनिया जी ने मुझे कहा था कि मैंने 2 नाम भेजे हैं। भेजे मतलब एक कमेटी थी, आपको याद होगा, हमारे केवल 140 थे, बाकी लेफ्ट फ्रंट के 100 के करीब थे, उस पर निर्भर थे हम, सारी सरकार उन पर चल रही थी। तो एक कमेटी बनी थी कांग्रेस की और लेफ्ट फ्रंट की जो इसका फैसला करेगी। सोनिया जी ने कहा मैंने 2 नाम भेजे, मुझे पता है कि दूसरा नाम क्या है, मैं वो नाम लेना नहीं चाहता। तो मीटिंग हुई तो पहला नाम सोनिया जी, वो तो पहले ही रद्द हो गया, लोगों ने उसको तिरस्कृत कर दिया। मेरा नाम आया तो सबने कहा नहीं है तो योग्य हैं और काम भी अच्छा किया है उन्होंने। लेकिन इस AB बर्धन और D राजा CPI और CPM के थे, उन्होंने कहा ये ठीक है, बट वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, हाउ कैन वी इलेक्ट अ महाराजा एज प्रेसिडेंट। तो बस इसी से बात हो गई। लेफ्ट ने खेल बिगाड़ा आपका। लेफ्ट ने काटा। फिर सबने कहा और महिला ढूंढो, महिला ढूंढो। तो किसी ने कहा कि भाई वो गवर्नर हैं राजस्थान के, प्रतिभावता, तो बर्धन जो थे वो भी उनके साथ MLC रहे थे महाराष्ट्र में, वो प्रवासी बंगाली है महाराष्ट्र। हाँ वो बहुत अच्छी, बहुत देखते देखते वो बन गई। उनका ठीक है, हमें कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं आपने जो पूछा ना, वो नाम चल रहा था तो वो नाम इसके कारण नहीं चला तो नहीं चला। मैं तो अपने, देखिए मैं मंत्री रहा 10 साल, मैंने एक धेला तनख्वाह नहीं ली गवर्नमेंट से अपने घर में। जितने मैंने कार्य किए सब मैंने निःशुल्क किए, हालांकि सब में वेतन था, यूनेस्को में वेतन था, ऑरवेल में वेतन था, मैंने किसी से वेतन नहीं लिया। मैंने कहा भारत माता की कृपा रही है, मैं उनकी जितनी सेवा कर। हाँ, अमेरिका में जब मैं रहा वहाँ तो मुझे वेतन लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास विदेश या मुद्रा नहीं थी। वो 6-8 महीने की बात है, नहीं तो मैं घर ही में रहा अपने। भगवान की दया से इस घर में पहले बना रखा था, मुझे ना घर छोड़ना पड़ा और ना कहीं जाना पड़ा, अपने आराम से बैठा रहा। मंत्री हूँ तो मंत्री, नहीं हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, बाकी में आपका जीवन जो है वो प्रेरणादायक जीवन है हम सबके लिए। डॉक्टर करण सिंह जी, आपने हमसे एक लंबी बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करना। प्रणाम।